Okay, good evening, student. Hello, good evening, student. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, today we'll start with the next heading, that is Arrhenius equation. Arrhenius equation. Now here they have given direct Arrhenius equation. What is Arrhenius equation? Arrhenius equation suggests that Arrhenius equation suggested that rate of reaction varies with टेम्परेचर. मतलब आरएनएस इक्वेशन किसके लिए है? आरएनएस इक्वेशन हमें क्या बताता है? तो आरएनएस इक्वेशन सजेस्टेड कि आरएनएस इक्वेशन ने क्या सजेस्ट किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे रिएक्शन का रेट क्या करेगा? वेरीज विद द टेम्परेचर. मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा. और कैसे? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि Arrhenius equation suggested that rate of reaction varies with the temperature. मतलब अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा. करेक्ट. और उन्हें कौन सा इक्वेशन दिया था? K इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT. K equal to A into E raised to minus EA upon RT. Now what is the meaning of all this term? The first K is called as rate constant. A is called as A is C. K is a rate constant and A is called as what? Pre-exponential factor. K and A have same units. K and A, मतलब K is the rate constant. A is a pre-exponential factor, but K and A will have same unit. K और A का unit same रहेगा. E is EA is the activation energy. What is activation energy? It is the energy required. It is the energy required to convert reactant into product are called as the activation energy. And activation energy shown by with symbol EA. ये हमारे लिए बहुत important concept है. आगे चल के हम लोग इसके ऊपर 2-3 concept देखने वाले. What is EA? EA is called as activation energy. What is activation energy? It is the minimum kinetic energy required to convert reactant into product. मतलब अगर हमें reactant को product में convert करना है तो उसके लिए जो minimum energy लगेगा, that is called as the activation energy. R is the molar
R is the molar gas constant, T is the temperature in T is the temperature in Kelvin. So this is the Arrhenius equation. This is the Arrhenius equation where temperature in Kelvin, correct? So what is the Arrhenius equation here? So yes, Omkar. सर ऍक्टिव्हेशन एनर्जीचं परत सांगा ना. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणजे काय? एखादी रिॲक्शन जर स्टार्ट करायची असेल तर रिॲक्शन स्टार्ट करण्यासाठी म्हणजे आपल्या रिॲक्टंटला प्रोडक्ट मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल त्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला काय म्हणतो आपण? रिॲक्टिव्हेशन एनर्जी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ ग्राफ. हियर वी आर हॅव्हिंग अ रिॲक्टंट अँड वी आर हॅव्हिंग अ प्रोडक्ट. हा आपला रिॲक्टंट आहे. दिस इज रिॲक्टंट, दिस इज प्रोडक्ट. मग रिॲक्टंटला जर प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, जर रिॲक्टंटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर रिॲक्टंटकडे किती एनर्जी असायला पाहिजे? ई. ई म्हणजे एनर्जी, म्हणजे इतकी एनर्जी असायला पाहिजे कारण ही एनर्जी त्याला या स्टेट पर्यंत घेऊन जाईल. आणि याला काय म्हणतो आपण? ट्रान्झिशन स्टेट. याला म्हणतो आपण ट्रान्झिशन स्टेट. बरोबर. म्हणजे हा रिॲक्टंट आहे आपला. रिॲक्टंट ला एनर्जी सप्लाय केली की रिॲक्टंट काय फॉर्म करेल? ट्रान्झिशन स्टेट. आणि ट्रान्झिशन स्टेट कशी असते? नेहमी अनस्टेबल. आणि ट्रान्झिशन स्टेट विल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट. थोडक्यात काय? जर आपल्याला रिॲक्टंटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, जर आपल्याला रिॲक्टंटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर त्या रिॲक्टंटला या स्टेटमध्ये आणण्यासाठी लागणारी एनर्जी ज्याला म्हणतो आपण ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. म्हणजे त्या मॉलिक्यूलकडे कमीत कमी एवढी एनर्जी असायला पाहिजे तरच तो रिॲक्टंट कशामध्ये कन्वर्ट होईल? प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होईल. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. बरोबर. समजलं का रे? हा सर. ठीक आहे. व्हॉट इज द मीनिंग हियर? सी वी हॅव गिवन द Arrhenius equation. What is the Arrhenius equation? K equal to A into e raised to minus E upon RT. K is called as the rate constant. A is called as the pre-exponential factor. K and A have same unit. दोघांचे unit same असतील. EA is called as the activation energy. R is called as the molar gas constant. And T is the temperature in Kelvin. What is activation energy? It is the energy required to convert reactant into transition state. And once reactant will convert into transition state, it will change into a product. So simple, what is activation energy? It is the energy required to convert reactant into product are called as the activation energy. Okay. Now, after Arrhenius equation, we'll go for the next one. Now we'll see how to find out the value of activation energy graphically. So I'll go for second heading. Graphical determination of activation energy. Graphical determination of activation energy. मतलब अभी हमें देखना है ग्राफिकली हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिटरमाइन कर सकते. तो हमारे पास अभी Arrhenius इक्वेशन क्या था? Arrhenius इक्वेशन था K इक्वल टू A इंटू E रेस टू
minus E upon RT. K equal to A into E raised to minus EI upon RT. Now I'll just say taking ln. Ln means natural log. Taking ln on both sides. Taking ln on both the sides. So here I will write ln k. Here I will write ln, and in the bracket I am having A into E raised to minus EA upon RT. Ln k equal to ln. This is A. Ln A into B. Ln A into B can be written as what? Ln A plus ln E raised to minus EA upon RT. Minus EA upon RT. Ln k equal to ln A. Ln k equal to ln A. Log A into B. Log A into B can be written as what? Log of A plus log of A plus log of B. So ln A plus ln E raised to minus E raised to RT. Ln k is ln A, and then E raised to minus RT will be written behind. Minus EA upon RT ln E. You must be knowing here, suppose you got log x square, then log x square we can write as what? 2 log x. Log x square can be written as what? 2 log x. So similarly, E raised to minus E upon RT can be written as what? Minus E upon RT ln E. Now ln is a natural log, and ln means base is what? E. And we know that L log A to the base A is equal to 1. Log A to the base A is equal to 1. So here we'll write what? Ln k equal to ln A minus EA upon RT. Because ln E to the base E, log A to the base A is equal to 1. So ln E to the base E is equal to 1. Ln E to the base E is equal to 1. So minus EA upon RT. Okay, now I'll just rearrange the equation. I'll write properly ln k equal to minus EA upon RT plus log A. Sorry, ln A. ln k खाली मैंने इस टर्म को थोड़ा लेफ्ट यहाँ पे लिख दिया, पहले लिख दिया माइनस ए अपॉन आर टी, और यहाँ पे क्या लिखा ln ए. अभी मुझे ln को log में कन्वर्ट करना है. ln को अगर log में कन्वर्ट करना तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? ये ln k है. I'll multiply by 2.303 log k to the base 10. ln k को मैंने log लिखा, मतलब ln को मैंने log में कन्वर्ट कर दिया, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? 2.303 इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस यहाँ पे ln A है, यहाँ पे ln A को भी log में कन्वर्ट करना रहेगा. 2.303 log A to the base 10. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ln को log में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करना है? 2.303 से. ln k को log में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 2.303 से. यहाँ पे कोई ln टर्म नहीं है, यहाँ पे ln A है. ln A को log A करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 2.303 से. 2.303 से. अभी क्या करो? डिवाइड बोथ द साइड्स.
बाय divide both the sides by 2.303. Divide both the sides by 2.303. करेक्ट. तो दोनों साइड से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, log k to the base 10 माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस, और यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो क्या बचेगा, log A. मतलब यहाँ पे मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो 2.303 कैंसिल, so what is remaining here, log k. यहाँ पे भी मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, और यहाँ पे 2.303 से डिवाइड किया तो कैंसिल हो, क्या बचा, log. ये हमारा है RNA, ये इक्वेशन, ये हमारा मेन इक्वेशन. ऑफकोर्स आपको ये डेरिवेशन, ये जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन बताया, डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली इस इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इससे ये इक्वेशन कैसे आया वो समझाने के लिए मैंने पूरा डेरिवेशन लिखा है, अदरवाइज डेरिवेशन का जरूरत नहीं है. log k इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT log A. Now this equation I can compare with y is equal to mx plus c. This equation I can compare with what, y is equal to mx plus c. ये मेरा y एक्सेस 1 अपॉन t, मेरा x एक्सेस 1 अपॉन t, और ये इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सेस. तो अगर मैं अभी ग्राफ प्लॉट करूंगा, यहाँ पे ग्राफ, तो ग्राफ क्या आएगा, देखो कैसे ग्राफ आएगा. देखो अगेन you'll plot a graph here. This is x axis, y axis. x axis पे क्या लेना है, x axis पे लेना है 1 अपॉन t लेना है, तो यहाँ पे 1 अपॉन t on the x axis. y axis पे क्या लेना है, log k लेना है. और स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, देखो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है, लेकिन अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो हम लोग इक्वेशन ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते, करेक्ट. लेकिन हमारा स्लोप ऐसा है, ये इक्वेशन. यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप, स्लोप, ये हमारा स्लोप है. स्लोप इक्वल टू क्या आएगा, माइनस EA. तो यहाँ पे हमें स्लोप मिलेगा, स्लोप कौन से फॉर्मूला से मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला. यहाँ पर आपको स्लोप मिलेगा बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला. आपको 2.303 मालूम है, आर गैस कांस्टेंट मालूम है, तो हमें क्या मिलेगा, E मतलब एक्टिवेशन एनर्जी. और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, C का वैल्यू क्या दिया हुआ है, log A. तो यहाँ पे आएगा log A टू द बेस 10, log A टू द बेस 10. ओके, log A टू द बेस 10. स्लोप इज इक्वल टू E माइनस EA 2.303 R. और यहाँ पे इंटरसेप्ट विल गिव द वैल्यू ऑफ ओके, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस गिव द वैल्यूज ऑफ log A टू द बेस. तो हमारा हेडिंग क्या था कि ग्राफिकली आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ग्राफिकली एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये हमारा आरएनएस इक्वेशन था, ओके. और ये भी हमारा आरएनएस इक्वेशन ही है, बट ये कौन से फॉर्म में है, ई के फॉर्म में है, और ये सिंपल लॉग के फॉर्म में. बीच का जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल स्टेप्स है, वो हमें कोई नहीं पूछेगा, करेक्ट. तो डायरेक्टली विल राइट y इज इक्वल टू mx प्लस c. फिर ग्राफ प्लॉट क्या, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, 1 अपॉन टेम्परेचर,
वाई एक्सिस पे क्या लिया log k, और हमें स्लोप, ये हमें क्या मिलेगा स्लोप। तो ये ग्राफ हमारा आ गया, एक्स एक्सिस पे 1 टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे क्या लिया log k, और यहाँ पे इंटरसेप्ट स्लोप मिलेगा बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। हमारा स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इस स्लोप का माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। हमें स्लोप मालूम है, ये नंबर है, आर मालूम है, आर का वैल्यू 8.314 है, तो हमें क्या मिलेगा ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट। और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन लॉग, तो हमें ए का वैल्यू, ए मतलब व्हाट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए मतलब व्हाट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफिकली हुआ हाउ टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। Now I'm just going for the next. So here, so what I'm saying, from slope, activation energy is determined. मतलब स्लोप अगर आपको पता चलेगा तो आप एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन, स्लोप फ्रॉम स्लोप एक्टिवेशन एनर्जी इज डिटरमाइन, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, करेक्ट। Okay, now we'll go for the next heading. Determination of एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे हेडिंग क्या था कि ग्राफिकली एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। व्हाट इज के, के इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, E is called as activation energy, R is called as gas constant, T is called as temperature, A is called as pre-exponential factor। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी सेम इक्वेशन का और अलग एक फॉर्म लिखना है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Okay, determination of activation energy for two different temperature. Determination of activation energy for two different temperature, हमारा for two different temperature, Arrhenius equation can be written as, for two different temperature Arrhenius equation can be written as। तो अभी हमारा Arrhenius equation क्या था, ये इक्वेशन था। टू डिफरेंट टेम्परेचर मतलब कैसे लिखोगे आप इक्वेशन, देखो log K1 to the base 10 equal to minus EA upon 2.303 R 1 upon T1 plus log A। ये हमारा इक्वेशन है, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 1, सेम इक्वेशन मैंने लिखा, खाली K के जगह क्या लिखा, यहाँ पे K1 लिखा, T की जगह मैंने क्या लिखा T1 लिखा, log A सेम है। एट डिफरेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो अभी T2 क्या आएगा यहाँ पे, log K2 to the base 10 equal to minus EA upon 2.303 R 1 upon T2 plus log A। ये हमारा इक्वेशन 2 है। ओके, हमें दो इक्वेशंस मिल गए। एट टेम्परेचर T1 हमारा रेट कांस्टेंट कितना था, K1। एट टेम्परेचर T2 हमारा रेट कांस्टेंट कितना रहेगा, K2, करेक्ट।
टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है, K1 आ रहा है। टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है, K2 आ रहा है, K2 आ रहा है, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करो। ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करना। 1 minute, I'll just turn the page. ओके अभी इक्वेशन 2, ये हमारा तो लॉग, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग K2 माइनस लॉग K1, तो यहाँ पे आएगा लॉग K2 माइनस लॉग K1, K2 एंड K1 बेस 10। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लॉग K2 माइनस लॉग K1, लॉग K2 माइनस K1। अभी इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, माइनस EA 2.303 RT2 और माइनस, इससे ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। देखो मुझे इस इक्वेशन से ये माइनस करना है, तो ये मैंने पहले लिखा, फिर माइनस साइन लिखा, फिर माइनस आया, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। और लॉग ए में से लॉग ए माइनस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग ए, तो लॉग ए विल गेट कैंसिल, तो ये हमारा इक्वेशन बचा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, log a minus log b, log a minus log b can be written as what, log of K2 upon K1 to the base 10, log of K2 upon K1 to the base 10 इक्वल टू, मैं इसे रीअरेंज करवाता, ये प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA 2.303 RT2। मैंने क्या किया, ये वैल्यू पहले लिखा और ये वैल्यू बाद में लिखा, बाद में log K2 अपॉन K1 टू द बेस 10, यहां से मैंने EA कॉमन निकाला, 2.303 R भी कॉमन निकाला, 2.303 R कॉमन निकाल, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन T1, EA कॉमन चला गया, 2.303 R कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन T1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पे log K2 अपॉन K1 टू द बेस 10 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू ब्रैकेट, ये T2 यहाँ पे चला जाएगा, तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यहाँ पे मैंने LCM ले लिया। ये हमारा अरेनियस इक्वेशंस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर मिला, ये हमारा अरेनियस इक्वेशंस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर मिला। देखो सब यहाँ पे T2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T2 यहाँ पे चला जाएगा T1 और LCM क्या आएगा, T1 T2, तो log ऑफ K2 अपन ये हमारा मिला, दिस इज कॉल्ड एज this is called as Arrhenius equation at 2 different this is called as Arrhenius equation at 2 different temperature, correct, 2 different temperature। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको T1 T2 मालूम है, K1 K2 मालूम है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। So I can say here K1 is
rate constant at T1. T1 टेम्परेचर पे हमारा रेट कांस्टेंट कितना रहेगा? K1. K2 is rate constant at T2. टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट कितना रहेगा? K2. R is molar gas constant and EA is called as activation energy. A is called as what? Activation energy. तो ये हमारा आरएनएस इक्वेशन था. तो देखो यहाँ पे मैंने कैसे स्टार्ट किया था. हमारे पास आरएनएस इक्वेशन था एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब आरएनएस इक्वेशन एक टेम्परेचर पे था. तो हमने उसे क्या किया, दो इक्वेशन फॉर्म करते. टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट कितना आ गया? K1. टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट कितना आ गया? K2. फिर बाद में मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करने के बाद ये स्टेप आ गया, log K2 माइनस K1 माइनस E अपॉन 2.303 R T2 माइनस माइनस प्लस E अपॉन 2.303 R T1. बाद में ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा और ये टर्म यहाँ पे लिखा. दोनों टर्म में से E अपॉन 2.303 कॉमन निकल, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन T1 और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन T2. T2 यहाँ पे चला जाएगा, T1 यहाँ पे चला जाएगा. T2 minus T1 upon T1 T2. This is called as what? Arrhenius equation at two different temperature. Arrhenius equation at two different temperature. Correct? तो ये हमारा Arrhenius equations हुआ. अभी हमें ग्राफिकली बताना है, ग्राफिकली टेम्परेचर के साथ कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा. ग्राफिकली हमें बताना है टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ेगा. करेक्ट? Okay, so I'll just start that topic. Graphical description of effect of graphical description of effect of temperature. मतलब ग्राफिकली आप कैसे बताओगे कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का रेट बढ़ता है. ग्राफिकली आप कैसे बता सकते हो कि रिएक्शन रेट विल इंक्रीज विद द टेम्परेचर. मतलब रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो प्रोग्रेस है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है. कैसे बताओ? So we'll just write down the few point first. The first point I will write here. The average kinetic energy of molecule proportional to temperature. देखो ग्राफिक का हमें पहले सबसे पहले क्या मालूम है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. कोई भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर. सेकेंड, at a given temperature,
at a given temperature, the fraction of molecules with their, I'll just write down the sentence first and I'll explain. At a given temperature, the fractions of the molecule with their ओके इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ देखो, मतलब सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा मतलब मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा। अगर कोई भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर चेंज इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुआ हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। तो वही उन्होंने बोला है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब अगर एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद देयर काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक कोई गिवन टेम्परेचर पे फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे लेकिन उनमें से जो कम कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिनका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई है, दे विल कन्वर्ट द प्रोडक्ट, दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। मतलब अगर मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल द ई इज 75 किलो जूल पर मोल, तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन जिन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 75 या 75 से ज्यादा है, दे ऑल विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब अगर मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल द पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब आप कोई एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 75, तो अगर हमें कोई रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 75 या 75 से ज्यादा है, दे ऑल विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे लेकिन उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल, एट अ गिवन टेम्परेचर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जिनका काइनेटिक एनर्जी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन ए रहेगा, दे विल कन्वर्ट इनटू व्हाट प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि हमारा रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 75 है, हमारे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 75 है, इसका मतलब क्या होगा कि जिस रिएक्टेंट के पास एनर्जी 75 है या 75 से ज्यादा है, वही रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वही रिएक्टेंट। सो दोज रिएक्टेंट who are having their kinetic energy equal to or greater than 75 kilojoule will convert into product, correct? Those reactant मतलब जिनका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 75 किलो जूल इतना है या उससे ज्यादा है, दे विल ओनली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, करेक्ट, एट अ गिवन टेम्परेचर। अभी थर्ड देखो, ये मैंने खाली आपको समझने के लिए दिया।
third point, with an increase of temperature, with of increase of temperature, अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, with increase of temperature, the fractions of molecule having their energies EA bold increase, and therefore rate of reaction will इंक्रीज। उन्होंने अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जिनका काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इतना है या उससे ज्यादा है, दे विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर अभी दूसरा सेंटेंस क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो स्टार्टिंग में बोला था हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। तो अगर आप कोई रिएक्शन का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है जिनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, the fractions of the molecule having the kinetic energy will increase, and therefore the rate of reaction also increase। ये हम ग्राफिकली अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है, एंड दिस पॉइंट आई विल एक्सप्लेन ग्राफिकली। This is depicted by plotting a fraction of molecules with given kinetic energy versus kinetic energy for two different temperature T1 and T2, and in which T2 is greater than T1। देखो ये हमें अभी ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का समझ में आ रहा है आपको कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, सबका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा, कुछ कम मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और जिन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा दे विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, प्रोडक्ट। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, the fractions of the molecule having the kinetic energy will also goes on increasing, and rate of reaction also increase। Okay, so this is depicted by plotting a fraction of molecule with given kinetic energy versus kinetic energy for different temperature। ग्राफ अभी मैं प्लॉट करता हूँ ये।
here on the x-axis we have taken kinetic energy, and here on the y-axis we have taken fractions of molecules with given kinetic energy. अच्छा, मुझे इस सेंटेंस का कोई अर्थ बता सकता है? इसका मीनिंग, अच्छा मीनिंग कोण सांगू शकेल का मला? फ्रॅक्शन्स ऑफ मॉलिक्युल्स विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी. फ्रॅक्शन्स ऑफ मॉलिक्यूल विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी, याचा कोण अर्थ सांगू शकेल काय? याचा अर्थ काय होतो? फ्रॅक्शन्स ऑफ मॉलिक्युल्स विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी, याचा कोण मला अर्थ सांगू शकेल का? सर मॉलिक्यूलला कायनेटिक एनर्जीने डिवाइड करणं. मॉलिक्यूलला कायनेटिक एनर्जीने डिवाइड कर. ओके, हा. दुसरं अजून कोणी काय सांगू शकेल? सर दिलेले मॉलिक्युल्स पैकी आपण एक फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्सच घेतलं, म्हणजे काहीच पार्ट घेतले. म्हणजे आपण असं सांगू शकतो की आपल्याकडे 1000 मॉलिक्युल्स आहेत, बरोबर आहे, पण त्या 1000 मॉलिक्युल मध्ये फक्त 10 मॉलिक्युल असे आहेत की ज्यांची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आपल्याला पाहिजे तेवढी आहे, बरोबर? हो सर. म्हणजे आपल्याकडे समजा 1000 मॉलिक्युल्स आहेत आणि 1000, आणि आपल्याला, हा येस कोण बोलतोय? हा बोल, कोण बोलतोय? बोल रे. ओके, मला काय सांगायचं की आपल्याकडे सांगितलं की 1000 मॉलिक्युल्स आपल्याकडे आहेत. टोटल आपण असं सांगितलं की टोटल नंबर ऑफ molecules are 1000. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आर 1000. नंतर आपण सांगितलं ऍक्टिव्हेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 75 किलो जूल पर मोल. म्हणजे आपल्याकडे टोटल नंबर मॉलिक्यूल किती आहेत सांगा? 1000 आहेत. आपल्या रिएक्शनची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी किती आहे? 75 आहेत. मग फ्रॅक्शन्स ऑफ मॉलिक्यूल, fractions of molecules with activation energy, fraction of molecule with activation energy or with energy equal to or greater than EA are 10. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो बघा? आपल्याकडे टोटल मॉलिक्यूल किती आहेत? 1000 आहेत. आपल्या रिएक्शनची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी किती आहे? 75. म्हणजे जर आपल्याला रिएक्टंटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, जर आपल्याला रिएक्टंटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर एनर्जी किती लागणार? 75. पण 1000 मध्ये असे किती मॉलिक्युल्स आहेत की ज्यांची एनर्जी 75 पेक्षा जास्त आहे? 1000 मध्ये असे किती मॉलिक्यूल आहेत की ज्यांची एनर्जी 75 पेक्षा जास्त आहे? फक्त 10. मग त्या 10 ला काय म्हणायचं? फ्रॅक्शन्स ऑफ मॉलिक्यूल. 10 ला काय म्हणायचं? फ्रॅक्शन. म्हणजे टोटल नंबर खूप जास्त आहे. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपल्याकडे भरपूर आहेत, पण त्या टोटल नंबर पैकी काही मॉलिक्यूल्स काय आहेत? दे आर आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल. बहुत कम मॉलिक्यूल क्या हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. उन मॉलिक्यूल को हमें क्या बोलना है? फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल. करेक्ट. तो अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया यहाँ पे, तो एक टेम्परेचर T1 का ग्राफ मेरा ऐसा है. ओके, ये हमारा ग्राफ है एट टेम्परेचर T1. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे रहेगा काइनेटिक एनर्जी 10, यहाँ पे रहेगा 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे रहेगा 80. तो ये हमारा 75. इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक्टिवेशन एनर्जी लोअर है, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. लेकिन जिनका एनर्जी 75 से आगे है, दे ऑल विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास
एक्टिव है। मतलब हमारे जो एरिया कर्व के अंडर है सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे 1000 मॉलिक्यूल हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल अवेलेबल है, लेकिन 1000 मॉलिक्यूल से खाली एक्टिव मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 है। तो ये 10, ये मॉलिक्यूल 10 है। मतलब ये पूरे मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी 75 या 75 से ज्यादा है। तो ये हमारा रहे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T1। मतलब टेम्परेचर T1 पे फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल विद गिवन काइनेटिक एनर्जी इतने। ये हमारा ग्राफ T1 पे था। अभी उन्होंने क्या बोला है हमें T2 का ग्राफ, लेकिन T1 और T2 में रिलेशन कैसा? T2 इज हायर, T2 इज हायर। और हमें मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होंगे। तो ये हमारा ग्राफ आएगा थोड़ा इस ये ग्राफ। तो ये हमारा पहला वाला ग्राफ का पोर्शन था ए। अभी क्या हुआ देखो, ये इतने सारे देखो, इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी 75 है, एक्टिवेशन एनर्जी 75, लेकिन अभी देखो मॉलिक्यूल बढ़ गए, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और मॉलिक्यूल्स आ गए, तो टोटल एरिया बढ़ गया। मतलब दिस इज द ग्राफ फॉर T2। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर एज, या बाद में as temperature increases, number of temperature increases, number of molecules having higher kinetic energy also increases। मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल पहले 10 थे, तो अभी एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अभी कितने हो गए? 20 हो गए। मतलब टेम्परेचर T1 पे कितने मॉलिक्यूल थे? एट T1 हमारे पास 10 मॉलिक्यूल एक्टिव थे। अभी एट T2 हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स एक्टिव है? 20 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। तो यही उन्हें बताना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। एक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीज मतलब जिनका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बढ़ेंगे। तो ये हमारा एरिया अंडर बी था। तो एरिया अंडर बी आ गया, तो मतलब इसका मतलब टोटल टेम्परेचर पे तो इतना T1 तो आ ही जाएगा। T1 प्लस T2 एरिया दोनों मिला के कहाँ पे आएगा? A प्लस बी टूगेदर। ये एरिया, ए एरिया खाली किसके लिए था? टेम्परेचर T1 के लिए था। ए एरिया किसके लिए था? T2 पर। T2 का एरिया क्या आएगा फिर? A प्लस बी। T2 का एरिया क्या आएगा हमारा? A प्लस बी आएगा। T2 का एरिया A, मतलब A तो आएगा ही आएगा, पर टेम्परेचर का बढ़ने के बाद और मॉलिक्यूल बढ़ गए तो हमारे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मुझे क्या बोलना है यहाँ पे कि जर आपण रिएक्शनचं टेम्परेचर वाढवलं, जर आपण रिएक्शनचं टेम्परेचर वाढवलं तर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हॅव्हिंग ऍक्टिव्हेशन एनर्जी मोर विल इन्क्रीज। म्हणजे मॉलिक्यूलची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी वाढेल, आणि मॉलिक्यूलची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी वाढली म्हणजे रिएक्शनचा रेट पण काय होणार? वाढणार। रिएक्शनचा रेट पण काय होणार? वाढणार। बरोबर? ओके। म्हणजे आपल्या टेम्परेचर T1 ला फक्त मॉलिक्यूल किती होते? एक कर्व एरिया। आणि टेम्परेचर T2 ला मॉलिक्यूल्स किती होते आपल्याकडे? A प्लस बी, A प्लस बी। आई राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। आई हैव रिटन, ये हमारा 4th पॉइंट है। आई राइट डाउन द 5th पॉइंट। The area A plus B represent fraction of molecules with kinetic energy exceeding
EA is larger at T2 than at T1. EA is larger at T2 than at T1. T1 पे कितने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास? 10 थे. T2 पे कितने मॉलिक्यूल्स बढ़े? 20 मॉलिक्यूल बढ़े. तो मॉलिक्यूल अगर बढ़ेगी मतलब उनका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा, इसलिए मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. सो इसका रिलेशन फिर क्या हुआ? दिस indicates that a fraction of molecule possessing energies larger than EA increase with टेम्परेचर. मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर अगर सिंपल सेम मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो EA विल इंक्रीज मतलब फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसिंग एनर्जी विल आल्सो बिकम लार्जर. तो हमारा देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन will increase. Therefore, the rate of reaction will increase. Correct? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? This indicates that the fraction of the molecule possessing energy is larger than EA will increase with increasing temperature. देखो यहाँ पे आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मालूम होना चाहिए. क्या मालूम होना चाहिए आपको? कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगा. तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विद मोर एक्टिवेशन एनर्जी विल इंक्रीज. और मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज हो गए जिनका एक्टिवेशन एनर्जी हायर है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. आई विल रिपीट अगेन. अगर हमारे रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर एक्टिवेशन एनर्जी विल इंक्रीज. और अगर मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगा तो मोर मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, एंड मोर मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट मींस व्हाट हैपन? द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. So indirectly what I want to say, ये rate of reaction depends upon the temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा. टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा. इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और मे बी यू गेट आंसर इन वन लाइन और वन वर्ड कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस. लेकिन कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. करेक्ट? ये हमारा कंसेप्ट. आपको कुछ डाउट पूछना है? नो सर. नहीं डाउट है? ठीक है. हेलो विष्णु सर.